Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about privilege motion notice against Prime Minister in Lok Sabha. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। देखिए, हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों या स्टेट लेवल पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, उन सबको थोड़े स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं ताकि वो अपना काम बिना किसी डर के, बिना किसी इनहिबिशंस के कर पाए। उनका काम क्या है? फ्लोर ऑफ द हाउस पे जरूरी प्रश्न पूछना, बेहिचक होकर के बिना डरे हुए अपना सवाल पूछना और मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल बनाना। तो जो लेजिस्लेटर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अपना काम बिना किसी दबाव या डर के कर पाए, इस चीज को इंश्योर कराने के लिए कुछ उनको प्रिविलेजेस प्रोवाइड की गई हैं, जिनको कहा जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो हैं अंडर आर्टिकल 105 for member of parliament and article 194 for member of legislative assemblies at state level। तो क्या क्या प्रिविलेजेस हैं वो जरा हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो प्रिविलेजेस हैं फॉर द लेजिस्लेटर्स, they are at individual level. Some of the privileges are available individually while some of the privileges are available in collective manner, यानी कि पूरे हाउस को एक साथ certain privileges मिले हुए हैं। तो क्या क्या privileges हैं थोड़ा देखते हैं। पहला प्रिविलेज है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इट इज एन इंडिविजुअल प्रिविलेज। ये प्रिविलेज कहता है कि नो मेंबर, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, कैन बी टेकन टू एक्सप्लेन देयर स्टेटमेंट एनीवेयर आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। सरल भाषा में कहें तो अगर किसी एमपी ने या एमएलए ने कुछ कहा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो नाउ दैट स्टेटमेंट शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हिम और हर इन एनी अदर प्लेस, मे बी कोर्ट। कोर्ट में उनके खिलाफ ही कोई, मान लीजिए कि कोई केस में ये ना कहा जाए कि देखिए आपने खुद तो कहा था लोकसभा के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कि आपने ये किया है और अब आप पलट रहे हैं। तो वट एवर दे स्पीक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कैन नॉट बी यूज्ड एनीवेयर आउटसाइड द फ्लोर ऑफ द हाउस। सो दैट इज देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो वहां जो भी कहेंगे उनके स्टेटमेंट उनके खिलाफ कहीं पे भी यूज नहीं किए जा सकते। मेनली कहाँ यूज होंगे उनके स्टेटमेंट उनके खिलाफ? कोर्ट में। कोर्ट में उनके स्टेटमेंट उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, वट एवर स्टेटमेंट दे हैव गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सेकेंड राइट या प्रिविलेज इज ऑल्सो इंडिविजुअल, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। तो नो मेंबर शैल बी अरेस्टेड इन सिविल केस 40 days बिफोर एंड आफ्टर द एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस। तो अरेस्ट नहीं हो सकता सिविल मैटर्स में। एग्जेम्पशंस फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी कोर्ट में अगर विटनेस की तरह बुलाया जाता है एमपी को या एमएलए को, तो उस केस में वो मना कर सकते हैं यूजिंग देयर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। वहीं ऑर्डिनरी इंसान, हमारे आपके जैसे लोगों को अगर कोर्ट में विटनेस की तरह बुलाया जाता है और हम मना कर देते हैं टू बी प्रेजेंट देयर एज विटनेस, तो हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है बाय द कोर्ट। लेकिन दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्जेस विल नॉट बी प्रेस्ड अगेंस्ट एमपीज और एमएलएस बिकॉज दे हैव पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। राइट टू पनिश, ये जो राइट टू पनिश है, ये एक कलेक्टिव प्रिविलेज है जो पूरे हाउस के पास कलेक्टिव तरीके से रहता है। ये राइट टू पनिश को ठीक से समझिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड ये करंट डेवलपमेंट है। राइट टू पनिश जो प्रिविलेज है अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये कहता है कि अगर कोई लेजिस्लेटर यानी कि एमपी या एमएलए अपने प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है, तो उसके खिलाफ पूरा हाउस मिल करके प्रिविलेज मोशन ला सकता है उसके इस ब्रीच को कंडेम करने के लिए। तो जैसे कहा जाता है ना, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो उसी आइडिया को यहाँ लगाइए आप। जब इतने सारे प्रिविलेजेस दे दिए गए
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, तो अब उनके ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी तो लगाना होगा। तो अब एक पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी लेजिस्लेटर अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस राइट को मिसयूज करता है तो उसके खिलाफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन ला सकता है पूरा हाउस मिल करके। ये तो हो गया फॉर द लेजिस्लेटर। अगर कोई आउटसाइडर जो हाउस का मेंबर नहीं है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है, आउटसाइडर कैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच करेगा, तो उनके खिलाफ अननेसेसरी एलिगेशंस लगा करके, झूठे एलिगेशंस लगा करके, जैसे कि मान लीजिए हम और आप हैं, हम कुछ ऐसी बात कहें जो अनपार्लियामेंट्री हो कि संसद में बैठे हुए सारे लोग करप्ट हैं, ऐसी कुछ बात हम कहें, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो हमारे खिलाफ फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच का मोशन ला सकते हैं और उसके अंतर्गत हमें पनिश कर सकते हैं। सो दैट इज राइट एज वेल फॉर द हाउस, बट दिस राइट इज इन कलेक्टिव मैनर। दिस राइट ensures that the member of the parliament uses their parliamentary privileges in right spirit. जो outside लोग हैं who are not member of the house, they should not unnecessarily scandalize the legislators. तो पॉइंट ये है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं कि इनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होंगे। सम ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर एट इंडिविजुअल लेवल, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन द हाउस, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, एग्जेम्पशंस फ्रॉम ज्यूरी ड्यूटी। वन या सम ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर अवेलेबल इन कलेक्टिव मैनर। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है राइट टू पनिश, टू डिसिप्लिन दोज हु आर फाउंड इन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अब एनीवन हु इज फाउंड इन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, चाहे वो मेंबर ऑफ द हाउस हो या एनी आउटसाइड पर्सन हो, अगर वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करता है तो उस केस में द हाउस कलेक्टिवली हैज राइट टू पनिश। कैसे पनिश किया जाएगा? अगर कोई आउटसाइडर या मेंबर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के प्रोविजंस को ब्रीच करता है तो फिर उसके खिलाफ लाया जाता है प्रिविलेज मोशन। तो privilege motion is raised when a member of the house believes that there has been breach of parliamentary privilege by a member, चाहे वो एमपी हो एट यूनियन लेवल या एमएलए हो स्टेट लेवल पे या इवन मिनिस्टर हो, तो मेंबर ऑफ द हाउस के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है या फिर किसी आउटसाइडर के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मीडिया या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसने कुछ ऐसा कह दिया जो पूरी जो हाउस है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसकी डिग्निटी को लोअर करता है अगर, तो उस केस में भी उसके खिलाफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन लाने का प्रोसीजर क्या है? मान लीजिए कि किसी मेंबर ने अपने प्रिविलेज का मिसयूज किया है या किसी आउटसाइडर ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच किया, तो उस केस में उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का प्रोसेस क्या है? तो एक किसी भी मेंबर ऑफ द हाउस को एक नोटिस देना होगा टू द स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नोटिस देना होगा टू चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। तो मान लीजिए कि आप लोकसभा के एक एमपी हैं और आपको लगता है कि कोई आपका कलीग एमपी अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच कर रहा है, या कोई एक आउटसाइडर, कोई जर्नलिस्ट है, उसने लोकसभा को अननेसेसरीली स्कैंडलाइज किया है, तो उस केस में आप चाहते हैं कि एक प्रिविलेज मोशन लाया जाए, तो आपको एक नोटिस देना होगा टू द स्पीकर। सिमिलरली अगर आप राज्यसभा के एमपी होते तो आपको नोटिस देना होता टू द चेयरमैन। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो अगर इस नोटिस को एडमिट कर लेते हैं, उनके ऊपर ऑप्शन है कि वो एडमिट करें या ना करें। अगर वो एडमिट कर लेते हैं तो फिर अब सीधा सीधा उस प्रिविलेज मोशन के नोटिस को एडमिट करने के बाद उस प्रिविलेज मोशन को हाउस में डिस्कस किया जा सकता है कि देखिए इस पर्टिकुलर मेंबर ने प्रिविलेज को ब्रीच किया है या उस आउटसाइडर ने प्रिविलेज को ब्रीच किया है। सीधा सीधा उस प्रिविलेज मोशन को हाउस में डिबेट डिस्कशन के लिए लिया जा सकता है, या फिर उस प्रिविलेज मोशन को कमिटी ऑफ प्रिविलेज को एक बार के लिए रेफर किया जा सकता है। एक स्पेशल बॉडी होगी विद इन द हाउस क्रिएटेड बाय सम ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। वो कमिटी ऑफ प्रिविलेज पहले स्टडी करेगी कि ये जो एलिगेशन लगाया गया है रिगार्डिंग प्रिविलेज मोशन ब्रीच,
वो एलिगेशन सही है या नहीं, तो इट विल इन्वेस्टिगेट वेदर द प्रिविलेज वाज ब्रीच्ड और नॉट, और फिर वो रिकमेंड भी करेगी कि अगर ब्रीच हुआ है तो उस केस में क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए, क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। अगर सच में ये साबित हो जाता है कि किसी मेंबर ने प्रिविलेज ब्रीच किया है, जो उसके प्रिविलेज पावर्स हैं उसको ब्रीच किया, उसका मिसयूज किया है, या फिर किसी आउटसाइडर ने हाउस के प्रिविलेज को ब्रीच किया है, उस केस में जनरली जो होता है वो वार्निंग देकर के छोड़ दिया जाता है, रेप्रिमांड करके छोड़ दिया जाता है। तो दैट इज द रिकमेंडेशन दैट कम्स फ्रॉम प्रिविलेज कमिटी। लेकिन इन सम एक्सट्रीम केसेस, अगर मेंबर ऑफ द हाउस है, उसने प्रिविलेज मोशन को ब्रीच किया है या प्रिविलेज पावर को ब्रीच किया है, तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है फॉर ड्यूरेशन ऑफ द सेशन। कोई आउटसाइडर है, जैसे मीडिया हाउसेस वगैरह है, अगर उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी है जो माना गया एज पर कमिटी ऑफ प्रिविलेज की हाउस के प्रिविलेज को ब्रीच किया है, तो उस केस में आउटसाइडर को एक्सट्रीम केसेस में इम्प्रिजन भी किया जा सकता है, जेल भी भेजा जा सकता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन। जितने टाइम तक सेशन चल रहा है उतने दिन तक इसको जेल भेज दो। तो मीडिया वाले इसीलिए घबराते हैं। किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या लेजिस्लेटिव असेंबली, के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट देने से, सीधा सीधा कुछ हार्ड कमेंट पास करने से, क्योंकि उनके खिलाफ फिर प्रिविलेज मोशन ब्रीच का केस स्टार्ट हो सकता है। एंड इन सम एक्सट्रीम केसेज, अगर बहुत हार्श बात कह दी तो उनको कुछ दिनों के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। कुछ जर्नलिस्ट को पीछे जेल भेजा जा चुका है पिछले कुछ सालों में। तो आई होप आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट समझ आया। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से अडॉप्ट किया गया है भारत के सिस्टम में, और बेसिकली ये इसलिए है ताकि हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं बिना डर के, बिना किसी फिक्र के अपना अपना काम कर पाए, अपनी आवाज उठा पाए। इसलिए उनको कुछ प्रिविलेजेस इंडिविजुअल लेवल पे अवेलेबल हैं, बेहिचक होकर के बोलिए, और एक कलेक्टिव प्रिविलेज है कि हाउस मिल करके पनिश कर सकता है अगर प्रिविलेजेस को ब्रीच किया जाता है। तो मेंबर के केस में अगर कोई मेंबर अपने प्रिविलेज को ब्रीच करता है तो उस केस में बेसिकली पूरा हाउस मिल करके इंश्योर कराता है कि ऐसा ना हो। बिकॉज आई टोल्ड यू, ड्यूटी एंड राइट्स आर टू साइड्स ऑफ द क्वाइन। तो मेंबर को अगर राइट मिला है कि उसके कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, तो उसको कुछ ड्यूटी भी फुलफिल करनी है। उसका मिसयूज करेगा तो फिर उसके खिलाफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। आउटसाइडर्स के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन के लिए नोटिस देना पड़ता है। नोटिस अगर एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद या तो सीधा सीधा प्रिविलेज मोशन पे डिस्कशन होगा, या तो कमिटी ऑफ प्रिविलेज को भेजा जाएगा मामला, और चाहे जो भी हो अंत में वार्निंग देकर के छोड़ी जा सकती है। एक्सट्रीम केसेज में मेंबर हुए तो सस्पेंड किया जा सकता है, आउटसाइडर हुए तो इंप्रिजन किया जा सकता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग प्रिविलेज मोशन। अब करंट न्यूज ये है कि कांग्रेस के लीडर है केसी वेणुगोपाल साहब, उन्होंने एक प्रिविलेज मोशन नोटिस सबमिट किया है लोकसभा स्पीकर के पास अगेंस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एलिगेशन ये लगाया गया है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन 131st अमेंडमेंट बिल लोकसभा में फेल हुआ, उस दिन शाम को उन्होंने एक नेशन एड्रेस प्रेजेंट किया था। उस नेशंस एड्रेस में थ्रू द मीडिया हाउसेस उन्होंने जब नेशन एड्रेस किया कि व्हाई दिस 131st अमेंडमेंट बिल फेल्ड, तो वहां पे केसी वेणुगोपाल साहब का कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने झूठे आरोप लगाए ऑन द ऑपोजिशन। उन्होंने कहा कि अपोजिशन नहीं चाहती कि विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो, विमेन को रिजर्वेशन मिले, जबकि उनका कहना है केसी वेणुगोपाल जी का कि मामला जो है वो विमेन रिजर्वेशन का नहीं, डिलिमिटेशन का था, बट उन्होंने मिसगाइड किया, ऐसा एलिगेशन लगाया केसी वेणुगोपाल जी ने। प्रधानमंत्री जी ने मिसगाइड किया, ऐसा एलिगेशन लगाया उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने अनड्यूली जो ऑपोजिशन मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उनके इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन किया है। कहीं ना कहीं एक तरीके से मेंबर ऑफ द हाउस को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है, लोअर द डिग्निटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस करने की कोशिश की है। तो चूंकि उनके इंटीग्रिटी पे प्रश्न उठाया है, इस कारण से प्रधानमंत्री जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाना चाहिए, और इस कारण से केसी वेणुगोपाल जी ने लोकसभा स्पीकर को दिया है ये प्रिविलेज मोशन नोटिस। देखते हैं ये नोटिस एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है। होना तो मुश्किल है, और मुझे नहीं लगता होगा, होगा भी तो आई डोंट थिंक कि ये नोटिस एक्सेप्ट होगा। ठीक है, होगा भी तो क्या होगा, प्रिविलेज मोशन पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, और
वार्निंग प्रधानमंत्री जी को दी जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एलिगेशंस भी अपने आप में कितना जस्टिफाइबल है वो देखना होगा, बट आई कवर्ड दिस एंटायर टॉपिक इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन पे प्रीलिम्स में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। आई हैव गिवन यू दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन, यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में ऑलरेडी प्रिविलेज मोशन पे यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। प्रिविलेज मोशन पे एथिक्स में भी प्रश्न आया हुआ है, जीएस पेपर 4, वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया था, राइट्स एंड ड्यूटी वाला। और प्रिविलेज मोशन में जीएस पेपर 2 पे भी प्रश्न आया है। प्रिविलेज मोशन में देखो, एक बात मैं यहाँ पे साफ साफ बता दूं कि प्रिविलेजेस होंगे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के पास एज पर आर्टिकल 194 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास एज पर आर्टिकल 105, ऐसा लिखा है हमारे संविधान में। बट प्रॉब्लम क्या है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से संबंधित, कि क्या क्या प्रिविलेजेस होंगे वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव तरीके से मेंशन नहीं किया गया है। सो द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पावर इज वेरी एम्बिगुअस, क्लियरली नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बस ये कहता है कि देयर विल बी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बट व्हाट प्रिविलेजेस विल बी देयर, हाउ एग्जैक्टली इट विल बी प्रैक्टिस्ड, it is not clearly mentioned in the constitution. Some of the provisions have been developed as per parliament's rule book, but संविधान में कैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को प्रैक्टिस किए जाएंगे वो मेंशन नहीं किया गया। सो देयर इज एम्बिग्विटी एंड दिस लैक ऑफ कोडिफिकेशन के कारण, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी के कारण पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कई दफा मिसयूज हो जाता है, जिस कारण से जर्नलिज्म, फ्री मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ कॉमन सिटीजन। हम और आप भी बोलने में कुछ घबराते हैं कि कहीं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन हमारे खिलाफ ना शुरू हो जाए, हमें कुछ दिनों के लिए जेल ना भेज दिया जाए। सो दीज आर सम कंसर्न्स विद रेस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड दैट इज वाई समटाइम्स इट इज बिलीव्ड दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का जो कॉन्सेप्ट है इट अंडरमाइंस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मैंने आपको दे दिया। पहले पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डिफाइन कीजिए होते क्या है, एंड देन एक्सप्लेन कि हाउ लैक ऑफ एम्बिग्विटी, लैक ऑफ कोडिफिकेशन इज अ रीजन बिहाइंड इट्स एम्बिगुअस यूज। समटाइम्स वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ इसका यूज होता है, और यही कारण है कि समटाइम्स इट इज बिलीव दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन, दो इट वॉज ब्रॉट विद द राइट इंटेंशन टू गिव freedom to our legislators to fulfill their duty in free and fair manner, but sometimes it seems to be undermining democratic principle, ऐसा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS समझने से पहले एक बार थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ MSP। MSP आई होप आपको याद आ रहा होगा, 22 तरीके के क्रॉप्स के लिए एक प्राइस इंश्योरेंस स्कीम होता है, जिसमें सरकार पहले से अनाउंस कर देती है कि अगर मार्केट में फार्मर्स को उनके क्रॉप के लिए सही प्राइस नहीं मिलता है तो सरकार उनके क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदेगी। तो इससे क्या होता है कि फार्मर्स को प्राइस की गारंटी मिल जाती है, इंश्योरेंस मिल जाती है। इस कारण से वो बिना डर के अपनी फार्मिंग कर सकते हैं कि अगर बम्पर प्रोडक्शन हो भी गया, कहीं मार्केट क्रैश हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, येट गवर्नमेंट विल प्रोक्योर देयर ग्रेन्स and will give them a fixed amount of return. MSP तो जनरली सीरियल क्रॉप्स के लिए होता है, 22 तरीके के अलग अलग क्रॉप्स के लिए होता है। MSP इज नॉट फॉर पेरिसेबल क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, दे आर नॉट कवर्ड अंडर MSP। तो इन क्रॉप्स के लिए, फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस के लिए फार्मर्स को एक प्राइस इंश्योरेंस देने के लिए स्कीम लाया गया, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। MSP is for cereals, while market intervention scheme is for perishable crops like fruits, vegetables and spices। दोनों प्राइस इंश्योरेंस स्कीम ही है। दोनों में सरकार पहले अनाउंस कर देती है कि अगर फार्मर्स मार्केट में नहीं बेच पाए एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो फिर उस केस में सरकार प्रोक्योर करेगी। सरकार की एजेंसीज बेसिकली नाफेड एंड ऑल, वो सब प्रोक्योर करेगी एट अ पर्टिकुलर रेट। MIS इज फॉर फूड, वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। पिछले साल MIS से रिलेटेड कुछ बदलाव किए थे भारत सरकार ने। स्कीम तो पहले से चल रहा है, लेकिन पिछले साल MIS के एप्लीकेशन में कुछ मेजर बदलाव किए थे, वो जरा देखते हैं। पिछले साल कहा गया कि MIS विल बी एक्टिवेटेड ओनली इफ द मार्केट प्राइसेस फॉल बाय एटलीस्ट 10% विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस नॉर्मल ईयर। तो इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के दाम अगर 10% या उससे ज़्यादा गिर जाते हैं तभी जाकर के MIS स्कीम विल बी एक्टिवेटेड। Plus, MIS was also made an integrated part of PM ASA scheme.
इसके अंतर्गत फिर क्या किया गया, पीएम आशा का इसका हिस्सा बना करके क्या किया गया कि ये सरकार ने कहा कि रादर देन फिजिकल प्रोक्योरमेंट, states can transfer the price difference between MIS and selling price directly to the farmer's account। मतलब मान लीजिए कि टोमेटो के लिए MIS प्राइस अनाउंस किया सरकार ने 50 रुपीज पर केजी, जबकि मार्केट में फार्मर्स को बेचना पड़ा एट 30 रुपीज पर केजी। तो जो 20 रुपए का डिफरेंस है वो सरकार पर केजी फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो रादर देन प्रोक्योरिंग टोमेटो एट 50 रुपीज पर केजी, द गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर द डिफरेंशियल प्राइस इन द अकाउंट ऑफ द फार्मर्स। दैट इज हाउ ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू द फार्मर विल बी प्रोवाइडेड। तो ये सब कुछ बदलाव किए गए एमआईएस में। एमआईएस क्या है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए है, तभी ट्रिगर होगा जब 10% से ज्यादा प्राइसेस गिरे। इसको पीएम आशा का हिस्सा बना दिया गया है। मतलब rather than direct physical procurement, the differential price will be transferred into the account of farmers। करंट न्यूज बस इतना है कि पोटैटो को इस साल प्रोक्योर करने का फैसला किया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अंडर एमआईएस, क्योंकि पोटैटो प्राइसेस हैव फॉलन डाउन बाय मोर देन 10% विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस नॉर्मल ईयर। सो पोटैटो इज बीइंग प्रोक्योर्ड, ऐसा न्यूज है। बट ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एमआईएस इज मोर इंपॉर्टेंट। टॉपिक बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अर्थ डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आज का दिन 22 अप्रैल हर साल अर्थ डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अर्थ डे इट स्टार्टेड इन द यूएस फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1970 आफ्टर एन ऑयल स्पिल इन कैलिफोर्निया इन 1969। तो ऑयल स्पिल जब हुआ कैलिफोर्नियन स्टेट के कोस्ट रीजन में, तो फिर यूएस के अंदर एक मूवमेंट शुरू हुआ रिगार्डिंग एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। उस मूवमेंट को लीड किया उनके सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने कि हमें एनवायरनमेंट अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के हमें ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो उसके बाद से यूएस में पहले अर्थ डे सेलिब्रेट करना शुरू हुआ कि वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर अर्थ। बाद में अर्थ डे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होने लगा। अर्थ डे का एक और सिग्निफिकेंस भी है, इसी दिन 22 अप्रैल को ही 2016 में ऑन अर्थ डे ओनली द पेरिस एग्रीमेंट वाज ओपन्ड फॉर सिग्नेचर। दुनिया के बाकी देश इसको साइन करें, इसको अलाउ किया गया, ओपन किया गया ऑन अर्थ डे ओनली इन 2016 22 अप्रैल। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड बाई ऑर्गेनाइजेशन जो उसको ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाइड दीज डेज, उसका नाम है earthday.org। पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुआ करता था अर्थ डे नेटवर्क। थीम ऑफ अर्थ डे 2026 इज आवर पावर आवर प्लैनेट। ये जो यूएस सेनेटर थे गेलॉर्ड नेल्सन, इनका नाम याद रखिएगा, कभी जीएस पेपर 3 में आप इनका जिक्र कर सकते हैं। ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। तो उन्होंने ये बेसिकली ये मूवमेंट स्टार्ट किया अमेरिका में, जिसके बाद अर्थ डे सेलिब्रेट होना शुरू हुआ। बाद में वर्ल्ड वाइड अर्थ डे सेलिब्रेट होने लगा ऑन 22 अप्रैल। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सिविल सर्विसेज डे, प्लीज पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कल का दिन यानी कि 21 अप्रैल हमारे देश में सिविल सर्विसेज डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन की 21 अप्रैल की खासियत ये है कि इसी दिन को हमारे पहले होम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रोबेशनर आईएएस ऑफिसर्स को एड्रेस किया था एट मेटकाफ हाउस इन दिल्ली इन 1947। तो ये है खासियत 21 अप्रैल की। प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर्स आज़ादी के बाद का पहला बैच, उनको आज़ादी के टाइम का जो बैच था उनको एड्रेस किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो उस टाइम के होम मिनिस्टर थे। और उसी स्पीच के दौरान जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आईएएस ऑफिसर्स को एड्रेस किया, उसी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा था कि सिविल सर्वेंट्स आर स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो ये तो इवेंट हो गया 21 अप्रैल 1947 को, लेकिन भारत सरकार ने साल 2006 में फैसला किया कि हम लोग 21 अप्रैल को देश के अंदर सिविल सर्विसेज डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। तो 1947 से ही हर साल सिविल सर्विसेज डे मनाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। साल 2006 में फैसला किया गया भारत सरकार द्वारा कि विल बी सेलिब्रेटिंग 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे। इस दिन को फिर क्या किया जाता है कि प्रधानमंत्री जी अवार्ड देते हैं इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिविल सर्वेंट। जो भी सिविल सर्वेंट्स बढ़िया काम कर रहे हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑन सिविल सर्विसेज डे, दैट इज ऑन 21 अप्रैल।
टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मरीन स्पेशल प्लानिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन था कल हमने दिया, ओडिशा इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस इज करेक्ट। It is a process that helps in organizing the use of marine resources to balance ecological, economic, and social objectives. That is also correct. MSP in Orissa is implemented primarily for regulating deep sea fishing. It is not true. Primarily या exclusively for deep sea fishing ऐसा नहीं है. It is aligned with global initiative promoted by organizations like UNESCO. This is also correct. So correct answer will be 1, 2, 4. Microplastics enter in the water bodies and break down and release dissolved organic carbon. This is correct. Increased dissolved organic carbon availability promotes rapid growth of microbes. That is correct. Higher microbial activity leads to increased respiration. यहां तक तो ये बिल्कुल सही जा रहा था स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग कार्बन रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, यहां जाकर के गलत हो गया, फॉर बिकॉज ऑफ द वर्ड रिड्यूसिंग, रादर इंक्रीज हो जाता है कार्बन रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, इस कारण से स्टेटमेंट गलत है। प्रेजेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक वीकेंड सुंदरबन एबिलिटी टू एक्ट एज कार्बन सिंक। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी 1, 2, 4। बेस इफेक्ट तो सीधा सीधा प्रश्न है। इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। फ्लैश फ्लड से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे करेक्ट हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।